Hello students, welcome back to the Zulia channel, and today we are going to discuss triploblastic organization. The previous lecture we discussed triploblastic organization and unicellular level of organization. So today our lesson number is 12. First of all हम देख लेते हैं कि triploblastic word का origin of the word क्या है. ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, दो वर्ड से लिया गया है जो कि है trees mean tree और दूसरा वर्ड है blast mean to sprout. ये सेम ब्लास्ट जो है टू स्प्राउट ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें नज़र आया था, जबकि उसका यहाँ पर डिप्लोस मीन 2 हो जाता था. मतलब वो तो 2 लेयर से मिलकर की ऑर्गेनाइजेशन थी, जबकि ये है 3 लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो 3 जर्म लेयर से बने होते हैं. और यहाँ पर हम एक और बात को भी डिस्कस करते चलें कि ये बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे. बायलेटरल सिमेट्रिकल्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हो जाते थे जिनको हम एक ही प्लेन में लेफ्ट और राइट पीस में कट कर सकते हैं, जिसमें उनके जो ऑर्गन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दोनों पार्ट्स में. जबकि इसी तरह जो दूसरी किस्म की सिमेट्रीज थी वो कौन कौन सी थी. पहली थी एसिमेट्री, दूसरी रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री के 2 टाइप्स थी और लास्ट में आती थी हमारी बायलेटरल सिमेट्री, जिसमें कि हायर एनिमल्स आ जाते थे. अब इसमें एनिमल्स कौन कौन से हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में. इसमें मिडिल लेवल के ऑर्गेनिज्म जो कि एवोल्यूशन के लिहाज से अभी मिडिल लेवल पर मौजूद हैं, और हायर एनिमल्स जो कि वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें आ जाते हैं. एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. फाइलम्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से हायर जितने भी फाइलम्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं. वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही हैं जो मैंने यहाँ पर रेड बॉक्स आपको दिखाया हुआ है. इसमें कौन कौन से फाइलम हैं. प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, एनालिडा, निमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा. एग्जांपल्स यहाँ पर पिक्चर्स की फॉर्म में मैंने आपको दिखाई हुई हैं, जो कि है माउस, स्टारफिश, हनी बी. इसी तरह जो दूसरी हो गई, जबकि निजेरिया और पोरीफेरा जो है ये इसमें शामिल नहीं होती ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इसे यहाँ पर मैंने शामिल भी नहीं किया. नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं जो कि इनमें मौजूद हैं. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा याद करें तो उसमें हमने देखा था कि पहली जर्म लेयर कौन सी थी, एक्टोडर्म. इसमें भी वही सेम पहली जर्म लेयर, अपर लेयर सबसे कौन सी है, एक्टोडर्म ही है. और वो मौजूद कहाँ पर है, सेम उसी जगह पे जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में थी. एक्टोडर्म सबसे ऊपर मौजूद है. तीसरी जर्म लेयर जो मौजूद होती है वो है दूसरी वो मेसोडर्म है, जो कि मिडिल लेयर होती है, दरमियान में मौजूद होती है. यहाँ आपको पिंक कलर की ये नज़र आ रही होगी और ये लिखा भी हुआ है मेसोडर्म. ये हो गई इसकी मिडिल लेयर. जबकि अगर देखा जाए तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इसको कंपेयर करें तो वहाँ पर हम इसको मीज़ेनकाइमा या फिर मिज़ोग्लिया कहते थे. मिज़ोग्लिया या मीज़ेनकाइमा हम उसे क्यों कहते थे, वो उनका एक अलहदा अपना कंसेप्ट है. वो देखने के लिए आप मेरा लेसन नंबर 11 देख सकते हैं, इससे जो प्रीवियस लेक्चर है. और नेक्स्ट जो जर्म लेयर है वो है एंडोडर्म. एंडोडर्म सबसे इनर लेयर है, सबसे आखिर में अंदरूनी सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है. और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये जो ग्रे कलर की नज़र आ रही है यहाँ पर, ये है एंडोडर्म. इसी तरह ये 3 लेयर्स हो गई. अब इन 3 लेयर्स, ये जो 3 लेयर्स हैं किस किस चीज़ को अराइज करती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर इनसे बनते हैं, ये डिस्कस करते हैं. फेट ऑफ जर्म लेयर्स. फेट मतलब उनकी किस्मत क्या होती है, आगे वो क्या बनती हैं जाकर. यहाँ पर मैंने स्मार्ट आर्ट के थ्रू एक डायग्राम बनाई है, जो कि पहली ग्रीन लेयर जो है ये शो कर रही है एक्टोडर्म को, येलो लेयर शो कर रही है मेसोडर्म को, और ऑरेंज लेयर जो है शो कर रही है एंडोडर्म को. यहाँ पर एक आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी जो कि है स्किन, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम. ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. ये जो सिस्टम्स हैं सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम, और ये स्किन भी स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है एक हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन, इसे कहा जाता है स्किन को. ये कौन कौन सी जर्म लेयर से अराइज होते हैं अब ये देखेंगे हम. पहले नंबर पे देखते हैं एक्टोडर्म, और ये कौन कौन से स्ट्रक्चर को बनाती है ये लेयर. ये बनाती है नंबर 1 स्किन को, नंबर 2 नर्वस सिस्टम को. स्किन में वो सारे उसमें जो मौजूद स्ट्रक्चर्स हैं लाइक हेयर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, दे आर इंक्लूडेड इन द ओवरऑल स्किन टॉपिक.
मतलब कि वो इसी ही के अंदर ही हम इसे शामिल कर दें। अगर हमने सिर्फ स्किन कहा तो उसमें उसके स्ट्रक्चर जितने भी हैं स्किन के और उसके हेयर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और नर्वस सिस्टम हमने डायरेक्ट नर्वस सिस्टम कह दिया, मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हर चीज़ इसमें आ जाएगी। और ये किससे अराइज हुए हैं, ये भी एक्टोडर्म से अराइज हुए हैं। ये दो चीज़ें थी जो कि एक्टोडर्म से अराइज होती हैं। दूसरे नंबर पे लेयर जो है वो है हमारी मेसोडर्म। मेसोडर्म से कौन कौन से स्ट्रक्चर अराइज होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये वो सिस्टम्स हैं जो इससे अराइज होते हैं। जबकि पार्शली तौर पे देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इससे अराइज होता है, जिसमें कि उसके कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद जो होते हैं वो इससे बनते हैं मेसोडर्म से। कार्टिलेज जो उसमें मौजूद होती है कनेक्टिविटी, हमारे रेस्पिरेटरी लंग्स में जो ट्रैके वगैरह उनमें जो कार्टिलेज होती है वो भी मेसोडर्म से बनती है। एयरवेज, एयर पैसेज वे जो है वो भी इससे बनता है। एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स ऑफ द लंग्स, जो कि हमारे लंग्स के स्मूथ मसल्स होते हैं जो उसे फैलने और सिकुड़ने में मदद देते हैं, वो भी मेसोडर्म से ही बनते हैं। इसी तरह एक और चीज़ भी पार्शली इसमें बनती है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें मेसोडर्म में से बनती हैं, वो है आउटर लाइनिंग ऑफ द गट ट्यूब, आउटर लाइनिंग, और दूसरे नंबर पे उसके स्मूथ मसल्स जो कि उसमें पेरिस्टालसिस में खुराक को आगे लेकर जाने में हेल्प करते हैं। अब आउटर लाइनिंग और इनर लाइनिंग, यहाँ पर मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, इसको समझने के लिए आप ज़रा इस डायग्राम को देखें। ये एक ट्यूब है जिसको कि कट किया गया है, और आउटर और इनर समझाने के लिए भी आउटर लाइनिंग कौन सी होती है और इनर लाइनिंग कौन सी होती है। सबसे बैरूनी जो लेयर होती है, सबसे बैरूनी लाइनिंग्स इसकी या वाल जिसे कहें हम, वो आउटर लाइनिंग्स उसे कहा जाता है, जो सबसे ऊपर मौजूद होती हैं। जबकि अगर उसे कट किया जाए और अंदर की तरफ देखा जाए, और अंदर की तरफ सबसे ऊपर वाली जो लाइनिंग्स हैं उन्हें इनर लाइनिंग्स कहा जाता है। इसी तरह जैसे आप एक ट्यूब को कट करें, आपको ऊपर से आपको आउटर साइड मिलेगी और उसके अंदर आपको इनर साइड मिलेगी। इस तरह ये भी इनर लाइनिंग्स और आउटर लाइनिंग्स हो जाती हैं। थर्ड हमारे पास जो यहाँ पर लेयर है वो है एंडोडर्म। एंडोडर्म से कौन कौन सी चीज़ें अराइज होती हैं या कौन से सिस्टम अराइज होते हैं, ये भी इतने ज़्यादा अराइज इससे नहीं होते जितनी कि मेसोडर्म से हुए हैं। मेसोडर्म में काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स को अराइज कर रही है, यहाँ पर इससे काफ़ी सारी चीज़ें बन रही हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो जो चीज़ें पार्शियली मेसोडर्म में बनी थी वो अब कंप्लीट हो जाएंगी एंडोडर्म से। वो कौन कौन सी थी? रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें बनेगी? अब देखें, आउटर लाइनिंग बन गई मेसोडर्म से, इनर लाइनिंग बनेगी एंडोडर्म से। उसके अलावा जो ऑर्गन है लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये ग्लैंड है पैंक्रियास, ये जो हैं ये चीज़ें बनेंगी एंडोडर्म से, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाती हैं। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हो गया कंप्लीट। कौन सी पार्शियल चीज़ रहती है हमारे पास? रेस्पिरेटरी चीज़ जो है उसके कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास रहते हैं, तो उसमें जो इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग है, इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग ये इनर लाइनिंग्स हो जाएंगी लंग्स की, मतलब कि हमारे फेफड़ों में जो इनर लाइनिंग्स होती हैं वो एंडोडर्म से बनती हैं। और मुख्तलिफ ग्लैंड जो कि ब्रोंकाई में मौजूद होते हैं, एल्वोलाई में मौजूद होते हैं या लेरिंग्स में मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ म्यूकस स्क्रीट करने के लिए भी होते हैं अक्सर, वो जो हैं वो भी एंडोडर्म से बनेंगे। अब हमने कौन कौन से इस लिस्ट के मुताबिक ऑर्गन्स जो हैं वो बन गए हैं हमारी इन 3 लेयर्स से। स्किन बन गई, यस। नर्वस सिस्टम, हाँ बिल्कुल बन गया, हमने वो भी यहाँ पर डिस्कस किया है कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम ये बन गया एक्टोडर्म की जगह पे, एक्टोडर्म की से बना है। स्केलेटल सिस्टम, जी बिल्कुल वो भी बन गया। सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ जी वो भी बन गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मेसोडर्म से बना, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी मेसोडर्म से बना, इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेसोडर्म से बना, मस्कुलर सिस्टम भी मेसोडर्म से बना, लिम्फेटिक सिस्टम भी मेसोडर्म से बना। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हमें इनमें नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो कहाँ है, वो क्यों नहीं बन रहा भाई किसी एक ख़ास लेयर में? वो इसलिए क्योंकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सारे का सारा, या उससे ऐसे कह रहे हैं 2 लेयर्स में भी वो कम्प्लीटली नहीं बनता, वो तीनों लेयर्स से मिलकर बनता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से
जो हैं हार्मोन से सिक्रीट कर रहे हैं। अगर हम अमाइन हार्मोन्स की बात करें या पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करें या प्रोटीन हार्मोन्स की बात करें तो वो बनते हैं इन दो लेयर से, एंडोडर्म और एक्टोडर्म से, जबकि जो बाकी हैं कॉर्टिसोल वगैरह हार्मोन्स वगैरह वो जो हैं वो बाकी जो मेसोडर्म से बनते हैं। इसी तरह डिराइव्ड बाय ऑल 3 जर्म लेयर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स और जूडोसिलोमेट्स पर, जो कि उनके मुख्तलिफ पैटर्न्स पर होगा और वो भी इसी से रिलेटेड है, हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रिलेटेड है। वो इसी में जो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं उनको मज़ीद हम 3 किस्म में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट्स, जूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स में। चलें वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।